हेलो स्टूडेंट्स एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। आपने जो अपने गोल सेट किए हैं अपनी लाइफ में वो आप उन सबको अचीव करो और बहुत अच्छे मार्क्स आए आपके एग्जाम्स में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा रीजनिंग सीरीज। रिएक्शन रिएजेंट की बात कर चुके हैं, डिस्टिंग्विश टेस्ट की बात कर चुके हैं, केमिकल रिएक्शंस की बात कर चुके हैं, नेम रिएक्शंस की। और आज हम बात करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आपसे पूछे गए हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। रीजनिंग के क्वेश्चंस भी बनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और वहां पर आप जब लिखेंगे उन क्वेश्चंस को किन किन कीवर्ड्स को यूज करेंगे, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला उस सीरीज में जो हमारा पहला चैप्टर होने वाला है वो वही है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। उसी से स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो रीजनिंग क्वेश्चन में अधिकतर आपसे हेलो एल्कीन और हेलो एरीन में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपसे कंपेयर कराता है स्टेबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, या फिर आप ये कह लीजिए रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? दीज आर द हेलो एल्केन्स, यानी कि एल्केन्स में से एक हाइड्रोजन हटाकर हेलोजन लगा दिया तो हेलो एल्केन बन गया, राइट। इसी तरह एरीन्स में से, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटाकर हेलोजन लगा दिया तो ये क्या बन गया? हेलो एरीन बन गया। अब अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो बेटा देखो यहां पर जो ये X है, क्योंकि आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है, जो X है यानी कि एक Cl है, Br है, I है, कोई भी जो हेलोजन है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला एलिमेंट होता है ये, ठीक है। तो ये ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या इफेक्ट शो करेगा? ये -I वाला ग्रुप होते हैं। जो हेलोजन होते हैं वो कैसे होते हैं? -I वाले ग्रुप होते हैं। लेकिन जो ये R होते हैं ये +I वाले ग्रुप होते हैं। पोलैरिटी आ जाएगी बॉन्ड के अंदर और आसानी से बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर जो ये X है हमने पढ़ा है ये -I है, बिल्कुल -I है। लेकिन इस केस में हेलो एरीन्स के केस में जो ये हेलोजन होते हैं बेटा ये +R इफेक्ट भी शो करते हैं, ये +R इफेक्ट भी शो करते हैं। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो +R है, जो R है यानी कि जो रिजोनेंस इफेक्ट है वो इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा वैल्यू रखता है। अगर आप कहीं पे कोई चीज कंपेयर कर रहे हैं वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट भी दिख रहा है आपको और रिजोनेटिंग इफेक्ट भी दिख रहा है, तो आप प्रेफरेंस किसको देंगे? रिजोनेटिंग इफेक्ट को देंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट को देंगे। तो रिजोनेटिंग इफेक्ट यहाँ पर ज्यादा है, इसको हम प्रेफरेंस देते हैं। अकॉर्डिंग टू रिजोनेटिंग इफेक्ट इट इज अ +R ग्रुप। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजता है, टुवर्ड्स द रिंग भेजता है। तो जो ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो इन्हें टुवर्ड्स द रिंग भेजेगा। और इस वाला ये जो वाला बॉन्ड है, जो X और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, इसमें पार्शियल डबल कैरेक्टर आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से ये बॉन्ड टूटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कंपैरेटिव टू दिस बॉन्ड। तो अगर रिएक्टिविटी की बात करूं तो रिएक्टिविटी ये होगी, हेलो एल्केन्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलो एरीन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन कार्बन एंड हेलोजन इन केस ऑफ हेलो एरीन। तो कीवर्ड क्या हुआ यहाँ पर? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। लिखेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे, एग्जामिनर आपके कीवर्ड को देखेगा और आपको मार्क्स देगा। कहानियां नहीं लिखनी है वहां पे आपको डायग्राम बना देंगे, इलस्ट्रेशन कर देंगे, लिख देंगे, RX बना देंगे। यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट होते हुए दिखा देंगे और साथ में कीवर्ड क्या लिखेंगे बेटा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट इन हेलो एरीन्स। Due to this, reactivity of haloarenes are decreases than haloalkanes. तो ये हमारा पहला रीजनिंग क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वहां पर आपको हेलोएल्केन के केस में ही अलग अलग हेलोजन लगाकर दे रखी है उसने, और यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ रहा है कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। RI, RBr, RCl और RF। देखो रिएक्टिविटी किस चीज पर डिपेंड कर रही है? रिएक्टिविटी इस चीज पर डिपेंड कर रही है कि ये बॉन्ड कितनी जल्दी टूटेगा। जो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। हमने इस केस में भी बात की थी, ये बॉन्ड आसानी से टूट रहा था इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव था। तो इन सब में देखो, सब में सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड है, सब में क्या है? एल्काइल ग्रुप है। ये तो हमने कॉमन चीज देख ली।
यहाँ पर डिफरेंट क्या है, कोई चीज डिफरेंट भी तो होगी तभी तो कंपेयर करा रहे हैं ना। डिफरेंट है यहाँ पर हेलोजन एटम, राइट। अब हेलोजन एटम डिफरेंट है तो आपको ये समझ में आ रहा है कि हेलोजन एटम अगर डिफरेंट है तो उनके साइज भी डिफरेंट है। भाई फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन है, उसके बाद आयोडीन है। ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। आई का साइज बड़ा है, ज्यादा बड़ा साइज होने की वजह से जो ये बॉन्ड लेंथ है, आर और आई की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, ज्यादा है। ये बात समझ में आ रही है। साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है बेटा तो वो बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, क्योंकि उस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होती है। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। और जो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो Ri is more reactive than RBr, RBr is more reactive than RCl and RCl is more reactive than RF। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, हेलोजन के साइज पर डिपेंड कर रहा है। अगर आपके एल्काइल ग्रुप सेम है, हेलोजन का साइज डिफरेंट है, तो जहां पर साइज बड़ा होगा वहां पर रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो कीवर्ड क्या आया, साइज ऑफ हेलोजन एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला में कह रहा है कि एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द SN1। देखिए, जब हम इस चैप्टर में जाते हैं, मैंने इस चैप्टर की पूरी वीडियो, पूरा वन शॉट रिवीजन कराया हुआ है। उसका जो लिंक है मैं वीडियो में दे दूंगी, इसी वीडियो के साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, आप वहां से देख लेंगे और पूरा रिवाइज कर लेंगे चैप्टर को। रिएजेंट्स भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है, जो हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में यूज होते हैं, और नेम रिएक्शन की भी बात कर चुके हैं। तो जब हमने वहाँ पे बात की थी तो हमने कहा था कि जो ये आपके एल्काइल हैलाइड होते हैं, ये क्या शो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। कौन सा सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और वहाँ हमने पढ़ा था कि जो सब्स्टिट्यूशन होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो 2 टाइप का होता है। एक होता है SN1 और एक होता है SN2, राइट। एक होता है SN1 और एक होता है SN2। ये बात समझ में आ रही है बेटा, एक है SN1 और एक है SN2। और अगर मैं SN1 की बात करूं तो SN1 में रिएक्टिविटी की अगर ऑर्डर की बात करूं तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होता है, 3 डिग्री हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शंस। अगर SN2 की बात करूं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 1 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन। क्लियर। अब बेंजाइलिक और एलाइलिक की बात करते हैं। देखो, ये होता है एलाइलिक हैलाइड। क्यों है ये एलाइलिक हैलाइड, बिकॉज दिस इज ए एलाइलिक ग्रुप और इसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज एलाइलिक ग्रुप। एलाइलिक ग्रुप के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो कौन है ये एलाइलिक हैलाइड है। कौन सा एलाइलिक हैलाइड है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री समझते हैं ना, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। हेलोजन एटम कौन से कार्बन से जुड़ा है, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी से जुड़ा है या टर्शरी से जुड़ा है। देखिए बेटा, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर ये प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो यहां पर कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए, यहां पर SN2 होनी चाहिए, क्योंकि 1 डिग्री आर मोर रिएक्टिव इन SN2, ठीक है, 1 डिग्री आर मोर रिएक्टिव इन SN2। लेकिन हमें क्या कह रहा है कि ये SN1 में ज्यादा अच्छी रिएक्टिविटी शो करता है। देखिए, जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें कार्बोकेटाइंस बनते हैं। क्या बनते हैं, कार्बोकेटाइंस बनते हैं। यहाँ पर जो इंटरमीडिएट होता है, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है वो कार्बोकेटाइन होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, X नेगेटिव अगर निकल जाए तो दिस विल बी द कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन है और दिस कार्बोकेटाइन में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड प्लस, देखो ये मैंने आपको सिखाया हुआ है
GOC में कि क्या होता है, किस तरह से रिजोनेंस दिखाई देता है। रिजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए, ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होने चाहिए, या फिर ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड के साथ क्या होना चाहिए, ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट हो कोई चार्ज, कोई प्लस चार्ज या कोई माइनस चार्ज। तो यहाँ पर डबल, सिंगल, प्लस चार्ज, तो रिजोनेंस है यहाँ पर। अब ये जो कार्बोकेटायन है इट इज रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इट इज रिजोनेंस स्टेबलाइज, और जो कार्बोकेटायन स्टेबल होते हैं वहां पर रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। कार्बोकेटायन ये जल्दी बनने की कोशिश करेगा। क्यों जल्दी बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि स्टेबल होता है, तो ये जल्दी से बनेगा रिएक्शन में। यहाँ पर फटाफट कार्बोकेटायन बन जाएगा, और कार्बोकेटायन कहाँ बनता है, SN1 में बनता है। तो ये रिएक्शन किसके वाया होगी, SN1 के वाया होगी। कार्बोकेटायन बनेगा बिकॉज कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, कार्बोकेटायन इज रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड। दिस इज द कीवर्ड ऑफ दिस रीजनिंग। क्लियर। अब बात करते हैं बेंजोइलिक की। अगर मैं बेंजोइलिक की बात करूं तो बेटा बेंजोइलिक में ये कौन सा है, ये 1 डिग्री है कार्बन, इट इज 1 डिग्री कार्बन, तो ये भी 1 डिग्री है। तो क्या होना चाहिए इसको, इसमें SN2 आनी चाहिए, लेकिन SN2 नहीं आ रही है। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि ये SN1 में ज्यादा रिएक्टिव है। तो देखते हैं कैसे रिएक्टिव है। यहां पर अगर कार्बोकेटायन बनेगा तो ये बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बनता है। कौन सा कार्बोकेटायन बनता है, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बनता है। एंड दिस कार्बोकेटायन इज ऑल्सो रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और अगर ड्यूरिंग द रिएक्शन स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहे होते हैं तो फटाफट वो रिएक्शन हो जाती है, फटाफट वहां पर वो कार्बोकेटायन बन जाता है। इसका मतलब जो रिएक्शन होगी वो वाया SN1 होगी। SN1 रिएक्शन में ये दोनों क्या होंगे, ज्यादा रिएक्टिव होंगे, राइट। अब बात करते हैं हम 4th क्वेश्चन की अपने। हमें ये 2 कंपाउंड दिए हुए हैं, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड और ये साइक्लोबेंजाइल क्लोराइड कह सकते हो आप इसको। इन दोनों की अगर हम रिएक्टिविटी कंपेयर करें कि किसमें SN2 फास्टर होगा, देखो ये जो Cl है ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन कैसा कार्बन है, ये कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, और यहां पर 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। और SN2 की रिएक्टिविटी में अभी आपको बता चुकी हूं क्या रिएक्टिविटी होती है SN2 की। SN2 की रिएक्टिविटी होती है 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो जब SN2 में 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है तो यहां पर कौन होगा, कौन शो करेगा, CH2Cl is more faster, it shows more faster SN2 reaction compared to this cyclohexyl chloride। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें कि किसमें SN2 ज्यादा होगी, तो ये हमें क्या दिया हुआ है, एक एल्काइल हैलाइड ही दिया हुआ है, लेकिन इसमें आयोडीन जुड़ी हुई है और यहाँ पर Cl जुड़ी हुई है। देखिए नंबर ऑफ कार्बन दोनों में सेम है, क्या डिफरेंस आया है, हेलोजन का डिफरेंस आया है। तो अगर मैं हेलोजन की बात करूं तो SN2 में क्या होगा, SN2 में पहले ये I नेगेटिव ही तो निकालना है ना आपको भाई। I नेगेटिव रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस हेलोजन को निकालोगे और इसकी जगह किसी और को सब्स्टिट्यूट करोगे, यही तो हो रहा है इस रिएक्शन में। तो सब्स्टिट्यूशन होने के लिए पहले वाले ग्रुप का निकलना जरूरी है। तो इस जो ग्रुप बाहर निकलता है ना, इनको हम कहते हैं लीविंग ग्रुप। क्या कहते हैं इनको, लीविंग ग्रुप। और जो अच्छा लीविंग ग्रुप होता है वो क्या करता है, वो फटाफट एल्काइल हैलाइड को छोड़कर, एल्काइल ग्रुप को छोड़कर चला जाता है। तो I negative is good leaving group, good leaving group. That's why SN2 will be faster in this iodo compound, right? तो कीवर्ड क्या हो गया, I negative is a good leaving group। अच्छा लीविंग ग्रुप होने की वजह से I नेगेटिव जल्दी से इस एल्काइल ग्रुप को छोड़कर निकल जाता है और यहां पर आपको एक कार्बोकेटायन मिल जाता है और रिएक्शन आपकी हो जाती है। ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब हम बॉइलिंग पॉइंट यानी कि प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एल्काइल हैलाइड्स की प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट का अगर मुझे ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें मुझे एल्काइल हैलाइड्स दे रखे हैं, इनमें एक आयोडो है, एक ब्रोमो है, एक क्लोरो है और एक फ्लोरो है, और कंपेयर कराया है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, ये हमें कह रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पर डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा है
मास ऑफ हेलोजन पर, हेलोजन के मास पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन इफ कार्बन नंबर इज सेम, कार्बन नंबर अगर सेम है और हेलोजन डिफरेंट है, तो जिस हेलोजन का मास ज्यादा होगा उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो आर आई का आपको पता है मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, इसीलिए आर आई का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट CH3CH2Cl एंड CH3CH2CH2Cl, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करना है। तो जिस कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के प्रोपोर्शनल है। देखो कॉमन सेंस है ना, यहाँ पे Cl बराबर है, ठीक है, दोनों में Cl है, तो हेलोजन का तो मॉलिक्यूलर मास की तो कोई बात ही नहीं हुई, दोनों में सेम है। कार्बन के नंबर किस में बढ़ रहे हैं? इसमें कार्बन नंबर 3 है और इसमें 2 है। तो जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ेंगे बेटा, कंपाउंड का क्या है, मोलर मास तो बढ़ ही रहा है ना। फिर कार्बन नंबर बढ़ रहा हो या कोई बड़ा हेलोजन आ रहा हो, मोलर मास तो बढ़ रहा है। जितना ज्यादा मोलर मास होगा उतना ज्यादा वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन बढ़ेगा। मोलर मास बढ़ेगा तो वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन बढ़ेगा। मोलर मास अगर इंक्रीज होगा तो वॉन्डर वॉल्स इंटरेक्शन क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो दीज आर द कीवर्ड्स ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला हमसे कह रहा है कि ये 3 इसने हमें कंपाउंड दिए हैं और बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करा रहा है। देखिए इसमें 4 कार्बन है और Br जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 कार्बन है, Br जुड़ा हुआ है। 1 2 3 4 कार्बन है और Br जुड़ा हुआ है। कार्बन नंबर सेम, हेलोजन भी सेम। अब क्या देखेंगे यहाँ पर क्या डिफरेंस है? तो आप ये देख रहे हो ये एक नॉर्मल चेन है, स्ट्रेट चेन है, राइट है, ये भी स्ट्रेट चेन, लेकिन Br सेकंड नंबर पर आकर जुड़ गया है, तो एक तरह से हल्की सी ब्रांचिंग आ गई है यहाँ पे। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? हमारी आइसो चेन है। ये क्या है? हमारी आइसो चेन है। तो जो बेटा नॉर्मल चेन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपेयर टू ब्रांच्ड चेन। क्यों होता है ऐसे? पहले आप ये लिख लें, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि देखो ये एक स्ट्रेट चेन है, ठीक है, नॉर्मल चेन है। यहां पर जो सरफेस के साथ जो इंटरेक्शन होता है ना वो ज्यादा होता है, लेकिन जब ब्रांचिंग हो जाती है तो सरफेस एरिया कंपाउंड का कम हो जाता है। सरफेस एरिया डिक्रीज होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो अगर ब्रांचिंग हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। मोलर मास बढ़ रहा है कंपाउंड का तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। अब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे इन केस ऑफ हेलोएरिन्स। तो अगर आपके पास डाई हेलो कंपाउंड है, 2 हेलोजन जुड़ी हुई हैं, 2 हेलोजन जुड़ी हुई हैं, अगर मैं इनका मोलर मास देखूं तो सब में सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों हेलोजन जो है वो हमारी सेम है, दोनों Cl ग्रुप जुड़े हुए हैं, और जो हमारा पेरेंट है, जो ग्रुप है, वो बेंजीन है। तीनों में यही चीज है। लेकिन ये ऑर्थो है पोजीशन, ये मेटा पोजीशन पर जुड़े हुए हैं, और ये पैरा पोजीशन पर जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं इन तीनों आइसोमर के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करूं तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा कहां होने वाला है? सबसे ज्यादा होने वाला है, ये ऑर्डर लगा लेते हैं, सबसे ज्यादा होने वाला है ऑर्थो में, क्योंकि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इन केस ऑफ आइसोमेरिक बेंजीन डिपेंड करेगा बॉन्ड एंगल पर। जो ये 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं इनके बॉन्ड एंगल पर, इनके बॉन्ड एंगल पर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे कम बॉन्ड एंगल कहां प्रेजेंट है बेटा? ऑर्थो में प्रेजेंट है। देखो यहां तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल है, 180 पे प्रेजेंट है दोनों ग्रुप। तो बॉन्ड एंगल बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा छोटा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा। तो इस तरह से हमने इन कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस किया। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे
मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज कंपाउंड। जल्दी से नोट करें इसको। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज आइसोमर्स ऑफ क्लोरोबेंजीन। देखिए ये पैरा है, ये ऑर्थो है और ये मेटा है। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सिमिट्री पर डिपेंड करता है। तो जो हमारा पैरा है इट इज अ सिमिट्रिकल मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल है? सिमिट्रिकल मॉलिक्यूल है। और सिमिट्रिकल मॉलिक्यूल होने की वजह से ये क्रिस्टल लैटिस में बहुत अच्छे से फिट हो जाता है, बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। तो हमें इसको ब्रेक करने के लिए, इसको मेल्ट करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देने की ज़रूरत होती है। इसीलिए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इन तीनों में पैरा का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद ऑर्थो और उसके बाद आता है आपका मेटा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कंपेयर कर रहा है डेंसिटी को। डेंसिटी में यहाँ पर कार्बन एक है, एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है तीनों में, लेकिन जो Cl है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। अच्छा, आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी किस पर डिपेंड कर रही है? डायरेक्टली मास के प्रोपोर्शनल है। तो बेटा जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी। नंबर ऑफ कार्बन अगर बढ़ रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ हेलोजन बढ़ रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो डेंसिटी सबसे ज्यादा CCl4 की होगी, उससे कम CHCl3 की होगी और उससे कम CH2Cl2 की होगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास भी सबसे कम CH2Cl2 का है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि सॉल्युबिलिटी कंपेयर कर रहा है। कह रहा है कि हेलो एल्केन्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर में बहुत कम होती है। देखिए सॉल्युबिलिटी किस चीज पर डिपेंड करती है? हमने कहा लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो जो पोलर है, जो पोलर सॉल्वेंट है, वाटर क्या है? वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। और हेलो एल्केन्स क्या है? ये भी पोलर सॉल्वेंट है, सॉरी पोलर कंपाउंड है। तो पोलर को पोलर में डिसॉल्व हो जाना चाहिए, लाइक डिसॉल्व्स लाइक के अकॉर्डिंग। लेकिन जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो वाटर में कम सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि हेलो एल्केन्स वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको ब्रेक करके उससे हाइड्रोजन बॉन्ड खुद नहीं बना पाते। कहने का मतलब है कि जो वाटर में अपनी इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कंपेयर टू हेलोजन और वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। तो उतनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते, तो इसीलिए ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। तो क्या लिखेंगे? लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ हेलो एल्केन्स विद वाटर is reason of the insolubility of या low solubility of haloalkanes in water. This is the keyword. बार बार क्यों कह रही हूं आपको? रीजनिंग के क्वेश्चन में आपकी कहानी पढ़ने का टाइम नहीं होता एग्जामिनर के पास। 1 मार्क का रीजनिंग क्वेश्चन है तो बेटा कीवर्ड लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, पर्टिकुलर कीवर्ड आना चाहिए, बिल्कुल जो एप्रोप्रिएट कीवर्ड है उस क्वेश्चन का वो आना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जो हेलो एरीन्स है उनमें, जैसे अगर मैं क्लोरो की बात करूं, क्लोरोबेंजीन की बात करूं, तो जो ये Cl ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला ग्रुप है। पहले भी हमने बात की थी, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, राइट। येट इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, उसके बावजूद भी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए जो क्लोरोबेंजीन होता है हमने कहा कि ये कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। तो क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होंगी? नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल आकर कहाँ अटैक करता है? जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। लेकिन अगर Cl जुड़ गया और ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो ये तो इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को चुरा लेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर देगा। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगी? नॉट पॉसिबल। लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो रीजन क्या है इसके पीछे?
इसके पीछे रीजन ये है कि जो Cl है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -I इफेक्ट शो करता है, लेकिन साथ ही ये +R इफेक्ट भी शो करता है। +R इफेक्ट का मतलब, +R ग्रुप का मतलब ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को रिंग के टुवर्ड्स भेजता है, ये इलेक्ट्रॉन को रिंग के टुवर्ड्स भेजता है। तो एक स्टेटमेंट हमें ये कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है चेन में, एक स्टेटमेंट कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन को रिंग की तरफ भेज रहा है। तो कौन से स्टेटमेंट को हम यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे? बेटा हमेशा याद रखेंगे, रिजोनेंस इफेक्ट सारे इफेक्ट से इंपॉर्टेंट होता है, प्रेफरेंस देते हैं उसको। मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट इज अ रिजोनेंस इफेक्ट, एक्चुअली रिजोनेंस इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है। इन सब में जो मोस्ट स्टेबल इफेक्ट है वो रिजोनेंस इफेक्ट माना जाता है। तो आपको किसको प्रेफरेंस देनी है कि भाई जो इसकी +R नेचर है उस वो -I को डोमिनेट कर जाएगी। डोमिनेट करने की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो यहां पर डोनेट कर देगा, यहां डोनेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां चले जाएंगे। यहां पर नेगेटिव चार्ज, देखो नेगेटिव जो चार्ज है ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो पैरा पर मूव करने लगेगा। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चार्ज, नेगेटिव चार्ज घूमने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर? -I इफेक्ट होने के बावजूद भी ये कैसा इफेक्ट शो करता है? +R इफेक्ट शो करता है। इसी वजह से इसके रिजोनेटिंग इफेक्ट होने की वजह से ये क्या शो करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हेलो एल्केन्स KCN के साथ रिएक्ट करते हैं तो कुछ और कंपाउंड बनाते हैं, AgCN के साथ रिएक्ट करते हैं तो कुछ और कंपाउंड बनाते हैं। देखो बेटा, हटा देती हूं मैं इसको यहां से। हेलो एल्केन KCN के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और AgCN के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। दोनों में जो न्यूक्लियोफाइल है वो Cn नेगेटिव है, और जो Cn नेगेटिव होता है, इस पर भी एक क्वेश्चन आता है, आपने पढ़ा होगा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। जो Cn नेगेटिव है वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। ऐसे जो NO2 होता है ना, ये भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। एम्बिडेंट का क्या मतलब है? ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो साइड, दो पोजीशन, दो साइट ऐसी हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकती हैं? एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकती हैं। कहने का मतलब है कि ये कार्बन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है और ये नाइट्रोजन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। किसी कंपाउंड के साथ कार्बन भी जुड़ सकता है और किसी कंपाउंड के साथ नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है। तो देयर आर टू साइट्स एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। दोनों साइट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती हैं, तो ऐसे जो न्यूक्लियोफाइल है उनको हम एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि कौन सी साइड से जुड़ेगा ये न्यूक्लियोफाइल? जब आप हेलो एल्केन की रिएक्शन KCN के साथ कराते हैं, ये जो KCN है एक आयनिक कंपाउंड है बेटा। कैसा कंपाउंड है? एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड कैसे टूटेगा? K पॉजिटिव बनाएगा और Cn नेगेटिव बनाएगा, और ये हमारा कौन है? ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जो ये Cn नेगेटिव है, यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन दोनों की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, लेकिन जब यहां से R आया था, R पॉजिटिव बना और ये X नेगेटिव बना, RX ऐसे टूटेगा। तो ये R क्या है? कार्बन का ही तो कंपाउंड है ना, एल्काइल ग्रुप ही तो है बेटा, कार्बोकेटाइन ही तो है ये। तो कार्बन के साथ इस कार्बन का जो बॉन्ड होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए कार्बन वाली तरफ से ये R के साथ जुड़ेगा। ये बात क्लियर हो रही है? कार्बन वाली तरफ से ये R में जुड़ेगा। तो जब RX की रिएक्शन KCN के साथ होगी तो RCN बनेगा, साइनो कंपाउंड बनेगा, नाइट्राइल कंपाउंड बनेगा। नाइट्राइल इज IUPAC नेम, अल्काइल नाइट्राइल बनेंगे, राइट। लेकिन जब रिएक्शन AgCN के साथ होती है,
जब रिएक्शन AgCN के साथ होती है, AgCN के साथ जब रिएक्शन होती है तो बेटा ये आयनिक नहीं है, आयंस में नहीं टूटेगा, ये आयनिक नहीं है, आयंस में नहीं टूटेगा। पहली बात तो आप ये नोट कर लेंगे, KCN आयनिक था, ये आयनिक नहीं है, राइट। यहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, AgCN के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर है, और नाइट्रोजन आपके पास पता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो जुड़े जुड़े ही ये नाइट्रोजन यहां आकर इस कार्बन को लोन पेयर देने की कोशिश करेगा और क्या बना देगा, ये जुड़ जाएगा N की तरफ से जुड़ जाएगा, RNC, आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनेंगे, आइसोनाइट्राइल कंपाउंड बनेंगे, आइसोनाइट्राइल कहते हैं, आइसोसाइनाइड का IUPAC नेम है। ये बात क्लियर हुई? तो क्या लिखना है आपको, KCN इज आयनिक इन नेचर, ब्रेक होकर CN नेगेटिव देगा, क्योंकि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए कार्बन वाली साइड से जुड़ जाएगा। बट इन केस ऑफ AgCN इट इज कोवेलेंट इन नेचर, नाइट्रोजन हैज लोन पेयर, इट इज रेडी टू डोनेट दिस लोन पेयर टू द एल्काइल ग्रुप। तो नाइट्रोजन रेडी है देने के लिए, तो ये दे देगा इसको और N की तरफ से टूट जाएगा। गॉट इट? ये क्लियर हुई बात? तो जब हम एक KCN के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्काइल साइनाइड बनता है, AgCN के साथ कराते हैं तो एल्काइल आइसोसाइनाइड बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन जब NaOH के साथ कराई जाती है एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो आपको फिनॉल मिलता है, आपको फिनॉल मिलता है। बेटा ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है फिनॉल बनाने की, इसको हम डाउज प्रोसेस कहते हैं, इसको हम डाउज प्रोसेस कहते हैं। देखिए इस डाउज प्रोसेस में क्या हो रहा है, Cl को ब्रेक हटाकर OH लगाया जा रहा है, Cl को आप हटाकर OH लगाए हो, और आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या बता दिया था कि इस Cl को सब्स्टिट्यूट करना मुश्किल होता है, क्योंकि यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। इस रिंग पर जुड़े हुए Cl को सब्स्टिट्यूट करना, न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना मुश्किल होता है, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो इस चीज को, यानी कि जब ये न्यूक्लियोफाइल आया होगा, उसने यहां पर अटैक किया होगा, क्यों मुश्किल है, यहां पर क्या है बेटा, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो ये जो बेंजीन है ये इस OH नेगेटिव को रिपेल करेगा, अपने आप अपने पास आने नहीं देगा, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेरी हाई टेम्परेचर वेरी हाई प्रेशर पर रिएक्शन करानी पड़ेगी, जबरदस्ती इस OH को हटाएगा ये Cl और फिनॉल बना देगा। लेकिन अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, तो क्या होगा, तो सिंपल अगर आप वाटर के साथ वार्म कर दोगे तब भी आपको फिनॉल मिल जाएगा, Cl को रिप्लेस कर OH आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, यहां पर इतना हाई टेम्परेचर प्रेशर लेना पड़ा, यहां पर आपको सिर्फ वार्म करना पड़ा वाटर के साथ, क्यों हुआ ऐसा? देखिए डाउज प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, OH नेगेटिव को, न्यूक्लियोफाइल को जबरदस्ती अटैक करा रहे हैं। बट इन दिस केस जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा, तो यहां पर ये NO2 प्रेजेंट है, एंड NO2 इज अ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप है। ये रिंग में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेंगे, खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, न्यूक्लियोफाइल को अपने पास आने देगा, इजी हो जाएगा जाना और रिएक्शन इजीली हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रिएक्टिविटी को बढ़ा देंगे बेंजीन रिंग की। कैसे बढ़ा देंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रिएक्टिविटी रिंग की बढ़ जाएगी। यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है, ये आपसे पूछेगा बेटा ऑर्थो और पैरा पर लगा दिया समझ आता है, लेकिन मेटा पर अगर हम नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं, मेटा पर नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता रिएक्टिविटी पर, मुश्किल ही रहता है फिर भी Cl को हटाना। क्यों, मेटा पर यह इफेक्ट क्यों नहीं डालता इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि जब यहां पर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हो तो आप क्या देखते हो,
आप देखते हो कि हर बार ऑर्थो ऑर्थो पर, पैरा पर, ऑर्थो पर, यहीं पर ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो NO2 ग्रुप अगर आप ऑर्थो और पैरा पर लगाओगे तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींचेगा। भाई जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है वहीं पर तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन मेटा पर तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, है ना, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वहां तो कम है, वहां तो ऑलरेडी कम है, तो वहां पर NO2 लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर NO2 आपने मेटा पर लगाया है तो कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पर लगाए जाते हैं तभी वो रिंग को क्या करते हैं, रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज कर पाते हैं। गॉट इट? समझ में आ गए ये सारे क्वेश्चंस? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये कह रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट होता है, RMgX इसे कहते हैं, वेर R इज अ एल्काइल ग्रुप, मैग्नीशियम एक मेटल है और X एक हेलोजन एटम है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पर +2 चार्ज होता है, इस पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्लियर? इसे ये है RMgX। ऑर्गेनो, ये ऑर्गेनिक पार्ट, मेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है RMgX, इट इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो इसको एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर वाटर मिल जाता है, इट इज हाईली रिएक्टिव रिएजेंट, जैसे ही इसको वाटर मिल जाता है तो ये क्या करता है बेटा, ये Mgx और OH बना देता है और एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो RMgX तुरंत एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको RMgX चाहिए तो वहां पर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, वहां पर वाटर नहीं होना चाहिए, वहां पर एल्कोहल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एल्कोहल से भी क्या करेगा, H को चुरा लेगा। फटाफट ये H जहां भी मिलता है उसको चुरा लेता है और उसके साथ क्या बना देता है, एल्केन बना देता है। तो अगर हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को स्टोर करना है तो एनहाइड्रस कंडीशन में ही स्टोर करना होगा। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म कह रहा है, क्या होता है क्लोरोफॉर्म? CHCl3 इसकी बात कर रहा है। क्या कह रहा है इसको, कि इट शुड बी स्टोर्ड इन कलर्ड, डार्क कलर्ड बॉटल। देखो जो क्लोरोफॉर्म होता है ना, इसको एक डार्क कलर की बॉटल में हम स्टोर करते हैं और बिल्कुल ऊपर तक स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लोरोफॉर्म एयर के साथ रिएक्ट करके फॉस्जीन गैस बना देता है, जो कि हाईली पॉइजनस होती है सनलाइट की प्रेजेंस में। तो जब सनलाइट इसको मिलेगी, ठीक है, सनलाइट इसको मिलेगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाईली पॉइजनस फॉस्जीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सनलाइट से बचाने के लिए इसको हमने क्या करा, डार्क कलर की बॉटल में रखा और इसे ऊपर तक क्यों फिल किया, जिससे कि यहाँ पर एयर ना आ सके, एयर ट्रैप ना हो सके। एयर वहां पे अगर आप थोड़ा सा भी छोड़ दोगे तो वहां पर एयर आ जाएगी और वो एयर क्या करेगी, इस क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कर जाएगी ऑक्सीजन। तो हम क्या करते हैं, इसको डार्क कलर की बॉटल में ऊपर तक फिल करके रखते हैं, अंधेरे में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट, ROH जो एल्कोहल होता है वो Ki के साथ रिएक्ट करके, एल्कोहल Ki के साथ रिएक्ट करके आइडो कंपाउंड नहीं बनाता इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। पूछता है क्यों नहीं बनाता? बेटा जो H2SO4 होता है वो क्या करता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और इस Ki को I2 में कन्वर्ट कर देता है। Ki को क्या करता है, I2 में कन्वर्ट कर देता है। और हमें I2 तो नहीं चाहिए, हमें तो Ri चाहिए था। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था Ri। तो Ri बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, Ri बनाने के लिए आप ROH की रिएक्शन Ki के साथ कराते हो, लेकिन 98% H3PO4 की प्रेजेंस में। अगर आप ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड 98% लेंगे तभी वहां पर क्या बन पाएगा, तभी वहां पर Ri मिल पाएगा।
अगर आपने H2SO4 ले लिया जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या करेगा, वो Ki को I2 में कन्वर्ट कर देगा, I2 में कन्वर्ट कर देगा, तो हमें Ri नहीं मिलेगा। तो ये सारे रीजनिंग क्वेश्चन हुए। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्वेश्चन नंबर 10 कह सकते हैं आप। एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो ल्यूकास रिएजेंट होता है, जैसे कि ROH की रिएक्शन जब आप HCl के साथ कराते हो ZnCl2 की प्रेजेंस में, इसको ल्यूकास टेस्ट कहते हैं, तो आपको मिलता है RCl प्लस H2O, है ना। तो ये ZnCl2 क्यों यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछता है। जो एरो के ऊपर ये ZnCl2 लिखा है, मैंने HCl के साथ ZnCl2 जो लिया है वो क्यों लिया है, इसका क्या काम है। कि बेटा जो ZnCl2 होता है ये इस वाटर को लेकर डिहाइड्रेशन का काम करता है, इस वाटर को निकाल देता है, यहाँ से वाटर को अब्सॉर्ब कर लेता है। तो जब ये यहाँ से वाटर को निकालेगा तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी और आपको RCl क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो RCl आपको अच्छी यील्ड मिले, इसीलिए आप क्या लेते हो, एरो के ऊपर ZnCl2 लेते हो इन ल्यूकास टेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में आने वाले पूछे जाने वाले रीजनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस किया। सारे क्वेश्चंस को मैं बार बार आपको एक ही बात कह रही हूं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद बेटा कीवर्ड, कहानी नहीं लिखनी है, वो कीवर्ड, स्पेशल कीवर्ड आना चाहिए और उसको आप अंडरलाइन करके आएंगे अपने बोर्ड के एग्जाम में, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।